अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज और मामलात ऐसे हैं जो अदालत से मुतालिका हैं। एक बड़ी पेशरफ्त साइफर केस के सिलसिले में जो सामने आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खबर, एक बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त है और उसके बारे में आज बात करने के लिए स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है अदनान आदिल साहब, अबूजर सलमान न्याजी, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब भी लाहौर स्टूडियो से ही हैं हमारे साथ और राना मुबशर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म जारी कर दिया और इसमें जो रिमार्क्स सामने आए हैं जज साहब की जानिब से और उन्होंने बाकायदा ये रिमार्क्स दिए हैं कि वो कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं क्योंकि उनके जो सवालात थे वो गैर मामूली थे। हम जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह से चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है और इसकी जो समात है, इस पर जो कार्रवाई है, मजीद जो ट्रायल है वो अगली समात तक रोकने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुझे अबूजर आपसे ये जानना है कि इससे क्या रिलीफ तस्वुर किया, जो सवाल जज साहब की जानिब से उठाए गए वो कितने वैलिड लगते हैं आपको? अगली समात पे क्या हो सकता है? ट्रायल कलअदम करार दिया जा सकता है तो अभी तक जो हुआ उसका स्टेटस क्या होगा? जो ये इंटरिम रिलीफ है आपका, जिसको हम आसान अल्फाज में कहते हैं स्टे ऑर्डर है, जो जिसको कहते हैं जी स्टेटस को मेंटेन उन्होंने कहा है करें। अब अभी ट्रायल ना चलाएं, आगे गवाहियां जो हो रही थी वो सारी अब रुक जाएंगी नेक्स्ट डेट तक। फिर उस पर क्या होता है देखें, वो फाइनल रिलीफ होगा जब केस डिसाइड होगा। और अगर कल को अदालत इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये जेल ट्रायल नहीं हो सकता था, तो मेरी नज़र में जो प्रोसीडिंग्स हैं सारी शुरू से लेके आखिर तक इस ट्रायल में जो हुई है फर्द जुर्म आयद होने के बाद से, वो सारी सेटिसाइड होनी चाहिए क्योंकि वो फिर सारी की सारी प्रोसीडिंग्स ही इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगी। क्योंकि वो हमारे कानून में एक टर्म हम यूज़ करते हैं कि अगर किसी चीज़ की बेसिस जो हैं वो इलीगल हैं तो उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होती है वो एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह फिर वो गिर जाती है, तो इसको फिर गिरना होगा। और जहाँ तक सवालात हैं, देखें वो सारे वो सवालात हैं जो मैं आपके शो में अक्सर कर चुका हूँ, हम बात भी कर रहे होते हैं। ये एक क्वेश्चन है ओपन जस्टिस का, ओपन कोर्ट्स का। अब यहाँ पे अगर आप देखें हमारा CRPC का जो सेक्शन है बड़ा क्लियर है 352। वो कहते हैं जहाँ पे ट्रायल होता है उसको आप डीम करेंगे कानून में कि वो एक ओपन कोर्ट है। अब ओपन कोर्ट का मतलब क्या है? वहाँ पे लॉयर्स को एक्सेस है, आपके अपने लॉयर्स को, और उसके अलावा भी कोई लॉयर्स आना चाहते हैं उनको एक्सेस है, आपकी फैमिली को एक्सेस है, उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेस को, इंटरनेशनल एंड नेशनल मीडिया, उनको भी एक्सेस है। अब इन तीन सिचुएशंस में क्या हो रहा है? फैमिली को एक्सेस बड़ी लिमिटेड है, एक डेट पे आने दिए सिर्फ शाह महमूद साहब की फैमिली को, और उसके अलावा लॉयर्स को बहुत लिमिटेड एक्सेस है। प्रेस और जो है आपके इंटरनेशनल नेशनल मीडिया, उनको कंप्लीट बैन है उसके ऊपर। तो ये अब देखें, हम लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, कौन से ज़माने में रह रहे हैं। 1912 में सुप्रीम कोर्ट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स था वो कह चुका है UK का कि ओपन जस्टिस जो है वो आपका फंडामेंटल राइट है कि जिसमें आपका ओपन ट्रायल हो। फिर 1948 में आपको कह चुकी है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, 1960 में कह चुकी है इंडियन सुप्रीम कोर्ट, हमारी अपनी सिंध हाई कोर्ट 1972 में कह चुकी है मिराज मोहम्मद के केस में, उनके ऊपर सेडिशन केस हुआ था भुट्टो साहब के टाइम पे, अगर आपको याद हो, तो उसमें उन्होंने कहा था ये जी हम क्लोज ट्रायल करेंगे, जेल में करेंगे। तो उन्होंने कहा था उस वक्त कि ये सिविल लिबर्टीज़ के खिलाफ है और ख़ासकर जो राइट टू फेयर ट्रायल है उसके बरखिलाफ है, तो ये गैर आइनी है, ये इस तरह नहीं हो सकता, आपने ओपन कोर्ट देना है इनको। अब देखें पूरी दुनिया में ये मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, जेरेमी बेंथन की एक लाइन है, जो पब्लिसिटी होती है वो सोल ऑफ जस्टिस होता है कि रूह है आपकी जो इंसाफ की। उसके अलावा देखें फिर एक हेगल था फिलोसफर, वो कहता था कि जो जस्टिस है ये पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, कि अवाम की मलकियत होती है, अवाम का राइट होता है देखने का, और सबसे इंपॉर्टेंट जो अक्यूज्ड होता है उसका फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 10 ने, राइट टू फेयर ट्रायल। अगर आप बंद कमरों में बंद दरवाज़ों में जेल की दीवार के अंदर किसी का ट्रायल करेंगे और कोई रिपोर्ट नहीं होगा, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या आती है। अब चार्ज फ्रेम हुआ है, जुडिशल रिमांड जब ग्रांट किया गया, किसी को नहीं पता किस तारीख को किया गया, क्या चार्ज फ्रेम होते वक्त उनको चार्ज पढ़ के सुनाया गया, क्या उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। उसके साथ अब जो मेन केस है आपका साइफर जो है, उस पर आपने एलिगेशन लगाई है कि ट्विस्ट किए हैं फैक्ट्स, आपने जब पब्लिक स्पीचेस किए हैं, तो वो FIA के मुलाजिम जिसने वो FIR काटी है उसको कैसे पता था कि ट्विस्ट हुए? क्या उसने वो साइफर देखा हुआ था? ये बहुत बड़ा सवाल है जी। ये सारी चीजें, लेकिन जब ये चीजें ओपन ट्रायल होगा पूरे कोर्ट में सबके सामने, तो फिर आपको नजर आएगा कि इंसाफ होता हुआ भी नजर आ रहा है, और सारे मेरिट्स जब डिस्कस भी होंगे, कोई प्रोसीजरल इरेगुलरिटी होगी तो वो आपका मीडिया रिपोर्ट करेगा। और इसमें आखिरी चीज बस खत्म
कर दूं, वो इससे एक छोटा सा शेर आता है, वो आपको याद होगा बड़ा अच्छा, कि पसे आईना मेरा अक्स है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है, वो वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए, आपको इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बिल्कुल। क्या आप सवाल करना चाहते हैं? जैसा कि इसकी कोई मिसाल दुनिया के किसी और मुल्क में है कि किसी का ऐसा ट्रायल हुआ हो, या कानून की कोई शिक है जो इसकी इजाजत देती हो हुकूमत को कि वो नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो मिसाल जी दे बिल्कुल दी। मिसाल आपको मिल जाएगी। 1622 में किंग चार्ल्स था वन ब्रिटेन में, उस वक्त उसने किए थे स्टार चेम्बर्स में ट्रायल, वो बिल्कुल ऐसे ही थे। और फिर उसके बाद, लेकिन उसके साथ उसका जो हाल हुआ था, उसके बाद किंग को उन्होंने, ओलिवर क्रॉमवेल ने आके फिर उसका जो हाल किया था उसको एग्जीक्यूट कर दिया था। तो फिर स्टालिन की हुकूमत में 1917 में रेड आर्मी जो थी, उनके ट्रायल्स भी हुए थे, उनको मॉस्को ट्रायल्स कहते थे, लेकिन वो ये होते हैं एक टोटलिटेरियन रिजीम के ट्रायल्स। जमहूरियत, जहाँ आइन या कानून चले, आजकल इतना आइन तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन जो थोड़ा बहुत जितना भी है उसके अंदर गुंजाइश नहीं है। हरकियात मुख्तलिफ है ना हर निज़ाम की। और तो अब आज जो सवाल उठे वो बड़े अहम थे नय्यर साहब। बाकायदा जज की अपॉइंटमेंट के हवाले से भी रिमार्क्स जज साहब के सामने आए हैं। अगर जो अभी तक हमें बादियो नज़र में दिखाई दे रहा है कि जो सवाल उठे और सलमान अकरम राजा साहब ने जिस तरह इस केस को परसू किया, उसके बाद अगर ये ट्रायल कलअदम करार दिया जाता है या ओपन ट्रायल का हुक्म सामने आता है, तो क्या ये दोबारा से शुरू होंगे केसेस? इस केस का ट्रायल दोबारा से ओपन कोर्ट में होगा, अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और इतलाक क्या बाकी केसेस पर भी होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले का? मेनी क्वेश्चंस। इस ट्रायल में 4 अहम कानूनी नुकात हैं जिनका फैसला अब अदालत आलिया को ही करना है। एक सबसे बुनियादी नुक्ता है अदालत की तश्कील का, कि जज साहब की तैनाती किस तरह हुई, क्या वो तमाम कानूनी और आइनी तकाजे पूरे किए गए जो एक स्पेशल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ज़रूरी थे। दूसरा अहम नुक्ता ये है कि क्या मुल्ज़म को मुकम्मल नकूलात फराहम किए बगैर फ़र्द जुर्म आयद की जा सकती है। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। तीसरा अहम नुक्ता है जेल ट्रायल, क्लोज डोर ट्रायल, कि क्या मुल्ज़म को एक बंद कमरे में जेल के अंदर ट्रायल दे के आप उसे फेयर ट्रायल राइट के मुतरादिफ करार दे सकते हैं? इसका जवाब यकीनन नफ़ी में है। चौथी बात यह है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल ओपन टू पब्लिक आय होना चाहिए, कि कमरा अदालत में जितनी गुंजाइश हो उतने अफराद समात को देख सकें, बेशक उनका मुकदमा से कोई भी ताल्लुक ना हो। हाँ, लेकिन मीडिया के इंक्लूजन को जज साहब ने मिसाल देके इंदिरा गांधी के ट्रायल की मिसाल दी और बताया कि तिहाड़ जेल में हुआ था, फैमिली के अलावा मीडिया को भी एक्सेस थी, यहाँ नहीं है। वो भी साबिक वज़ीर आज़म और ये भी साबिक वज़ीर आज़म के ट्रायल का मामला, वो हार्डकोर टेररिस्ट का केस ये हालांकि वो हार्डकोर टेररिस्ट थे, इनमें ऐसा बहुत फ़र्क है, ममासलत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत को क्या मसला है इस केस में कि अगर एक शहादत कलम बंद होती है, उसे वकला भी देखे, मुल्ज़म भी देखे, मीडिया भी देखे, एक आम आदमी भी देखे। इंसाफ होता हुआ तब नज़र आएगा जब हर आदमी लम्हा बलम्हा उसे देखेगा कि किस अंदाज में ट्रायल दिया जा रहा है। सिर्फ फैसला ही करना अहम नहीं है, ट्रायल के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे करना अहम है, और मुल्ज़म के तमाम हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ जो फेयर ट्रायल राइट के लिए ज़रूरी है उनका तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। और तीसरी बात जो आपने कही है, अगर ये किसी भी नुक्ता पर अदालत फैसला देती है, अदालत की तश्कील की बुनियाद पर, नकूलात के अदम तकसीम की वजह पर, प्रेजेंट ट्रायल पे, तो ये हर सूरत में ट्रायल की अब तक जितनी प्रोसीडिंग्स हुई हैं वो विशिएट हो जाएंगी, और जब तक उस हुक्म को या कानूनी लैकुना को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ट्रायल असर नौ शुरू नहीं होगा। अगर कोई नई अदालत तश्कील होती है या आउट ऑफ प्रिजन ट्रायल होता है, ओपन कोर्ट में ट्रायल होता है, कॉपीज़ तकसीम की जाती हैं, जज साहब की तैनाती बमुताबिक कानून होती है, तो हर सूरत में इस ट्रायल को असर नौ शुरू होना है, तकसीम नकूला से लेके बाद में फ़र्द जुर्म और फिर शहादत। इस तरह से आज जो दिन है ये यकीनन हम एक फ्री एंड फेयर ट्रायल की तरफ, जो बड़े मुल्ज़म हैं उनका मुकदमा बड़ा है, उन्हें एक रिलीफ मिली है कि कम अज़ कम उस वक्त तक ट्रायल को स्टे कर दिया गया है जब तक इन तमाम कानूनी एतराज़ात का फ़ैसला नहीं होता, और एक हैंगिंग सॉर्ड की तरह ट्रायल को नहीं रखा गया कि ट्रायल भी कंटिन्यू करेगा और उनके लीगल ऑब्जेक्शंस भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब जब तक ये लीगल ऑब्जेक्शन रिजॉल्व नहीं करती अदालत आलिया, तब तक ये ट्रायल
स्टेल रहेगा, स्टेड रहेगा, ठीक है, और कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होंगी। हाँ, तो कोई इसमें सवाल एक बदनीति, छोटी सी बदनीति मैं बता दूं, फेडरल गवर्नमेंट जो रीजंस दिए हैं ना जेल ट्रायल करने के, वो ये थे कि चेयरमैन पीटीआई की जो लाइफ है ना, उनको उसको थ्रेट है। अब मीडिया के अंदर जाने से क्या लाइफ को थ्रेट है, तो फिर मीडिया को आने दे जेल के अंदर भी ना, तो दैट मींस कि आपके रीजंस कोई और है जो आप बताना नहीं चाह रहे कि क्यों आप जेल ट्रायल बिल्कुल, ट्रायल लायर्स के एसोसिएट साथ नहीं जा सकते। जी जी हाँ, बिल्कुल। इस्लामाबाद से पता कर लेते हैं, रावलपिंडी के साथ ही है ये शहर। तो राना साहब, क्यों हुकूमत जरूरी समझ रही है कि ये ट्रायल इस तरह से हो और जेल के अंदर ही हो? सबसे आसान सवाल राना देखिए, साहब से एक तो एक रीजन जो राना साहब सबसे हाँ, सवाल easy नहीं है। जो आसान होता है ना, वो आपसे ही पूछती हैं। आयशा को खास कुछ जी हाँ, ठीक कह रहे हो ਤੁਸੀਂ ठीक कह रहे हो। मैं लाहौर आना, मैं उत्थे आके शो करांगा, फिर समझ आएगी। राना साहब, कार्ड्स मत शो कीजिएगा प्लीज। अच्छा, नहीं शो करता, नहीं करता। अच्छा, बात ये है, देखिए, एक मसला ये है, एक तो जेन्युइन रीजन है, एक तो जेन्युइन रीजन बनता है, ठीक है, ओके, वहाँ पे उनकी लाइफ को थ्रेट है, और इस किस्म की थ्रेट्स जो है वो यू कैन नॉट इग्नोर देम। कोई भी हाँ, अगर लेकिन अबू सर का ये कहना कि मीडिया को एक्सेस देने में क्या खतरा है? देखें, बात ये है, यहाँ पे एक चीज जरा जरूर, इसको जरा थोड़ा सा हम इस तरीके से ले लेना कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो इंटेल होती है, या उनके पास कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है, या उनके पास कोई सोर्स उनको इंफॉर्मेशन दे देता है कि जनाब इस तरह इमरान खान साहब की लाइफ को थ्रेट है, तो उसको यू कैन नॉट थ्रो इट अवे। उसको तो एक आपने रखना है, उसको बिल्कुल प्रायोरिटी बेस पे रखना है। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि उसको अगर इग्नोर किया भी गया है ना, किसी भी रीज़न की वजह से, मैं खान साहब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी लीडर को अगर थ्रेट है और उसको इग्नोर किया गया है, तो उसके नताइज बहुत गलत निकलते हैं, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किलात में पड़ जाती है सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और फिर एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। एक तो रीज़न ये है। जहाँ तक रह गया राइट्स और नो राइट्स, वो मेरे ख्याल में नैयर साहब और अबू जर बेहतर तरीके से बता चुके हैं, उसकी डिटेल में मजीद जाने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। लेकिन राना साहब, इसका एक सियासी पहलू ये है ना कि चेयरमैन पीटीआई से जब मुलाकात के लिए उनकी हमशीरा गई थी, तो उन्होंने बाहर आके ये बताया था कि भाई ये कह रहे हैं कि उन्हें साइफर केस में ज़्यादा देर तक, लंबी देर तक जेल में रखने का प्लान है। तो एक साइफर केस ही ऐसा था जिसे घातक समझा जा रहा था कि सज़ा हो सकती है चेयरमैन पीटीआई को। लेकिन आज के दिन पीटीआई के वकील की जानिब से अदालत को कन्विंस करना या उनके सामने इस तरह के दलाइल देना, फिर अदालत के रिमार्क जाहिर करते हैं कि इतनी जल्दी सज़ा देना मुमकिन नहीं होगा साइफर केस में। देखिए, मैं इलेक्शन से पहले का पॉलिटिकल एंगल से मैं एक चीज़ का जवाब दे सकता हूँ। वो ये है कि पॉलिटिकल एंगल से जो बात मुझे समझ आती है वो ये है कि मैंने जैसे पहले भी एक मरतबा कहा था आपके शो में कि जनाब क्लोज टू इलेक्शन डेट, इलेक्शन की डेट से करीब हो सकता है कि चेयरमैन पीटीआई को, इमरान खान साहब को कुछ रिलीफ मिल जाए, कोई थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, उनको कोई थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस उनको मिल जाए। वो किस सूरत में हो सकता है? एक सूरत तो ये हो सकती है कि जनाब उन्हें बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए, हाउस डिटेंशन में रख लिया जाए। दूसरा ये हो सकता है कि उन्हें जनाब जमान पार्क भेज दिया जाए, वहां पे हाउस डिटेन कर दिया जाए। तीसरा ये हो सकता है कि अगर वो इलेक्शन नहीं भी लड़ सकते तो कम से कम उनके पास इतना थोड़ा सा लिवरेज हो कि वो आखिरी कुछ दिनों में, आखिरी इलेक्शन की डेट से आखिरी कुछ दिनों में, वो जो भी अपनी सियासी तौर पे अपने पार्टी को मैनेज कर सकते हैं उसको मैनेज कर सके। So ये मुझे this is not on the basis of intel, this is on the basis of analysis which I am coming up with. उसका एक फायदा ये हो सकता है कि आप ये नहीं कह सकते किसी को कि जनाब दिस पर्टिकुलर पार्टी जिसकी फॉलोइंग ABC या इतने XYZ% थी, वो बिल्कुल उसको जनाब खेलने नहीं दिया गया। So मेरे ख्याल में ये ब्रीदिंग स्पेस, ये रिलीफ शायद आखिरी लम्हात में कुछ दिन पहले मिल जाए उनको। अच्छा, ये वैसे अच्छी खबर है, अच्छा इंदिया है इस मौजूदा सूरत हाल में, जब सबको लग रहा है कि मजीद मामलात सख्ती की तरफ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन या रिलीफ मिल सकता है और वो इस सूरत में हो सकता है। चलिए इसे हम याद रख लेते हैं, ज़्यादा देर नहीं है। सब कह रहे हैं प्रोबेबली, बट प्रोबेबिलिटी में भी राना साहब ने अगर बात की है तो वजन होगा। राना साहब, आपकी इस पेशगोई में भी वजन होगा। अदनान साहब,
ये देखिए, एहतसाब अदालत ने भी आज जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा जेल में ही आप तफ्तीश कर लें। फिर दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं इस्लाम भाई को, तो ये निज़ाम इंसाफ के हवाले से तासुर क्या आ रहा है? देखिए, लोगों का एतमाद तो बहुत कम है अदलिया पे, और उसकी वजूहात हैं। आम आदमी के जो फौजदारी कानून के तहत जो मुकदमात होते हैं वो भी 5-5 साल, और दीवानी के जो केसेस हैं वो 20-20 साल चलते रहते हैं। ओवरऑल वैसे भी हमारे मुल्क में जिस तरह आइन को मुतअद्दिद बार मुअत्तल किया गया, पामाल किया गया, और आला अदलिया ने उसके ऊपर रजामंदी बेशक मजबूरन ही सही वो की, और जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मामला हुआ, उनको फांसी दी गई, तो आम लोगों का एतमाद तो अदलिया पे कम है। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ लोगों को तवक्को रहती है कि और जो वक्त गुजर रहा है कि इसमें बेहतरी आएगी। अब अगर आला अदलिया जो है, जैसे कि हमारे साथी ने बताया कि बरतानिया में, अमेरिका में, इंडिया में ओपन ट्रायल के लिए मिसालें मौजूद हैं कि उन्होंने उसका वाज़ेह हुक्म दिया। हमारा सिंध हाई कोर्ट कह चुका है। तो इन सब बातों के होते हुए और आइनी शिकों के होते हुए मुमकिन नहीं है अदलिया को अपनी साख बचाना, अगर वो इसकी इजाज़त दे देती है कि जिस तरह ट्रायल हो रहा है इस तरह होने दिया जाए। तो बहुत इम्कान इसी बात का है कि आगे चलकर ये एक ओपन ट्रायल होगा, उसमें भी तो सज़ा दी जा सकती है। हाँ। अगर ओपन ट्रायल हो तो उसमें भी सज़ा हो सकती है, और आम तौर पे हमने देखा है कि निचली अदालतें जो हैं सज़ा की तरफ ज़्यादा उनका रुझान होता है। जब किसी पे इल्ज़ाम लगता है तो निचली अदालत से ज़्यादातर हमने यही देखा है कि मुलजिम को सज़ा मिलती है। तो अगर को जेल में रखना ही है और साइफर केस में ही रखना है तो ओपन ट्रायल से भी सज़ा मिल सकती है। अच्छा, उसमें तो ऐसा नहीं हाँ, है। अच्छा, ये देखिए, इसमें वफाकी हुकूमत ने यानी कि 2 दिन पहले ही वो 3 नोटिफिकेशंस जल्दी में हेस्ट में जारी कर दिए। फिर वो मामला आ जाएगा कि उधर एक वफाकी हुकूमत है, उसके नोटिफिकेशंस हैं और इधर कोर्ट के रूल्स हैं, तो ये एक बार फिर अदलिया और दूसरे इदारों के टकराव की बात हो सकती है इसमें? नहीं, टकराव तो नहीं है, इसमें तो इंटरप्रिटेशन की बात है। हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, और हमें लग रहा है कि सरकारी मशीनरी बायस्ड है अगेंस्ट पीटीआई। आप उनकी लाइफ को और थ्रेट्स जो हैं वो उनको समझते नहीं हैं कि वो खतरनाक हैं? बिल्कुल वो खतरनाक हैं, और उन पे एक कातलाना हमला हो चुका है वजीराबाद में। दूसरा वो कहते हैं कि मुझ पे प्लानिंग की गई थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, लेकिन वो आपको पता है जब अदालत उन्हें लाहौर हाई कोर्ट बुलाया करती थी तो वो कितनी देर से निकलते थे, अदालत इंतजार करती थी, वो कहते थे लाइफ थ्रेट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं मुझे जेल आने में और कोर्ट में आने में, तो उसकी वजह से उसी को बुनियाद बना के फिर ये मामला। लेकिन ये कि जैसे अबूजर ने कहा और नैयर साहब ने कहा कि आप जेल में भी जब ट्रायल करें तो मीडिया को अलाउ करें, उनके रिश्तेदारों को अलाउ करें, जो अगर बाहर के लोग कुछ वहाँ जाना चाहते हैं तो उनको भी पास दें। उनको एक सिक्योरिटी गेट से गुजारा जा सकता है, सर्च किया जा सकता है कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट ना हो। ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ये पूरा जो मामला है, अगर अदलिया की साख मजीद इससे खराब हुई तो ये पाकिस्तान के इदारों के लिए अच्छा। लेकिन अभी तक आप देख रहे हैं कि अदलिया ने जो भी अभी तक ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं वो चेयरमैन पीटीआई के हक में जा रही हैं, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि बाज़ केसेस में 2-2 महीने तक वो लटका दिए जाते हैं, बाज़ केसेस रातों रात हल हो जाते हैं। यानी जो एक ख़ास जमात के केसेस हैं उन पर बहुत तवील उनको लटकाया जाता है। अब ज़मानती का जो मामला है 2 महीने से लटका हुआ था, और फिर इस तरह के जैसे अब ये जो ओपन ट्रायल वाली बात है तो बहुत देर से मामला लटका हुआ था। देखें, बिदनान साहब बात जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सिक्योरिटी इशू नहीं लग रही, दे वांट सीक्रेसी, कि हमने सीक्रेसी रखनी है, कोई आए ना, कोई देखे ना। अच्छा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत क्या नहीं रखी? नहीं, तो फिर तोशा, अभी आप दूसरा नोटिफिकेशन आ गया, आपने वो तोशा खाना के कादिर ट्रस्ट केस का भी आपने कहा जेल में ट्रायल होगा। दैट मीन्स उसमें क्या सीक्रेसी है? दैट मीन्स कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, देयर इज एलिमेंट ऑफ बदनीयती, मेलाफाइडी आपको नजर आ रही है। आज देखें, आप देखें फेडरल गवर्नमेंट की आप रेकलेसनेस देखें। आज आपका स्टे हुआ है ट्रायल साइफर का, इन्होंने आज नोटिफिकेशन कर दिया है तोशा खाना और अलकादिर का ट्रायल करने के लिए। अभी इसका भी जवाब, क्योंकि ये चैलेंज हो जाएगा कल, फिर इसका जवाब देंगे, फिर इसमें भी स्टे होगा। जवाब तो अदालत को देना पड़ेगा। अदालत साइफर में सवाल कर रही है क्यों करें आप जेल ट्रायल, और इधर उन्होंने तोशा खाना में भी आपका ट्रायल कर दिया। टैक्टिक्स हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स हैं कि उनको ज्यादा अरसे तक लटकाया जाए, जेल में रखा जाए, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिनटों में रिलीफ मिल जाता है। जब नून का मसला आता है तो फौरन रिलीफ मिल जाता है। अदालतें जो है ना उनके अंदर बिजली दौड़ जाती है। चलें, अब देखते हैं ना, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा है कि वो मुतालिका इदारों से तमाम रिकॉर्ड अदालत के सामने रखेंगे, कितना कन्विंस कर पाएंगे। अगली समाअत बहुत दिलचस्प होने जा रही है। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू द शो। कुछ बात कर लेते हैं मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के मामले की, जिस पर 9 मई के मुल्जिमान की एक दरख्वास्त वो भी माजी में अपनी जगह पर मौजूद है। उसके बाद शहदा के लवाहिकीन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई थी, उसमें जो उन्होंने मुतालबात किए थे आला अदलिया से, और अब सेनेट में एक करारदाद सामने आई है। मुझे आपसे अबूज़र ये जानना है कि क्या हुकूमत इसमें आपके ख्याल में जल्द अपील दायर करने जा रही है, और लार्जर बेंच में आपके ख्याल में कौन कौन शामिल हो सकता है, और ये जो तीनों मैंने मिसालें दी, इससे अदलिया किसी दबाव में आ सकती है? देखें, सबसे पहले तो जो बेंच है वो तो बनेगा, इस जो 5 मेंबर बेंच था इसके अलावा जो जजेस अवेलेबल हैं, मेरे ख्याल से 16 हैं, तो 11 जजेस आपके पास अवेलेबल हैं। उसमें से अब कितने, वो 7 मेंबर बनता है, 9 मेंबर बनता है, इट्स डिस्क्रेशन ऑफ द कमेटी जो 3 मेंबर्स जजेस की है वो डिसाइड करेगी कि कितना उन्होंने बेंच बनाना है। बेंच तो बड़ा ही बनेगा। और जहां तक ये आपने जो 3 चीज़ें बताई हैं, देखिए हुकूमत तो बिल्कुल, हमें किसी ने अभी मैंने पढ़ रहा था कहीं कि उन्होंने तो लॉयर्स भी इंगेज कर ली हैं 2 इस केस की अपील के लिए, ख्वाजा हारिस साहब और साथ अहमद बिलाल सूफी साहब, तो वो तो बिल्कुल दे आर सीरियस, वो अपील फाइल करेंगे। लेकिन इसमें जो तीनों इश्यूज हैं, देखिए सबसे पहले तो सेनेट की जो रेजोल्यूशन है, देखें ये जो रेजोल्यूशन होती है ना, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, ना कोई इसकी आईनी हैसियत होती, इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। और ये इसको ये भी देखें कितने सेनेटर्स ने इसको अडॉप्ट किया, वहाँ पे कितने प्रेजेंट थे, काफ़ियों ने क्रिटिसाइज भी किया है कि आप लोगों ने ये टेबल क्यों किया और पास करा दिया, टाइम नहीं दिया, उजलत में करा दिया। तो इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं पूरी दुनिया की, रेजोल्यूशन ऐसे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की कोई कानूनी या आईनी अफादियत नहीं होती, ना इसकी कोई वैलिडिटी होती है, सो उससे तो फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बिल्कुल वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखे जज, हमारी अदालतों ने जो डिसाइड करना है इस केस को, वो आईने पाकिस्तान को देख के करना है। अब आईने पाकिस्तान में तो क्लियर लिखा हुआ है आर्टिकल 175 में, जो एग्जीक्यूटिव है आपकी और जो जुडिशरी है वो बाइफरकेट हैं। एग्जीक्यूटिव जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती। अगर आपने मिलिट्री कोर्ट को चलाना है तो वो फिर आर्टिकल 175 की नफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पे कोई जजेस नहीं बैठते जिनको हम जजेस एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं कि ये जुडिशरी है आपका, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल की वॉयलेशन होगी। इस वजह से ये आर्टिकल 10A की भी वॉयलेशन होगी, जो राइट टू फेयर ट्रायल है जिसका हम जिक्र करते हैं। आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है मिलिट्री कोर्ट्स की। अभी इस पर देखें, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, एक ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लवाहिकीन के शोहदा ने, बड़े उनके साथ हमारे अच्छे क्या कहते हैं, बिल्कुल उनके साथ है, हम वो जो बात करें सेंटिमेंट साथ है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखें वो तो उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन लोगों ने जैसे तहरीक तालिबान के मेंबर से सेक्टेरियन वॉयलेंस में जो लोग इन्वॉल्व थे, उनके ट्रायल की बात हो रही है। और वो आपने तब किए थे जब आपने आइन में तरमीम की थी मिलिट्री कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देने के लिए। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू करके कहा था ठीक है, कुछ जजेस ने कहा था नहीं है, जिसमें हमारे इस वक्त के चीफ जस्टिस भी हैं। मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, काजी फायद ईसा की पोजीशन ये थी हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस की कि आप आइन में तरमीम भी कर लें फिर भी आप मिलिट्री कोर्ट नहीं बना सकते। उनका ये व्यू पॉइंट था। ये बड़ा चैलेंजिंग होगा ना अदालत के लिए इस पर। अच्छा, फैजाबाद धरना केस की समाअत में हुकूमती कमीशन का स्टेटस जो अदालत ने कहा, क्या देखिए वो मुझे देखिए आर्टिकल 184(3) जो होता है ना, उसकी कुछ लवाजमात होते हैं जिसपे हम बाकी जो जजेस को सुनते भी रहे कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो। पब्लिक इंपॉर्टेंस मीन्स बहुत सारे लोगों का इशू हो, और उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स का इशू हो। बेशक अगर मेरे उस वक्त के जो ISI चीफ थे उन्होंने कुछ गलत काम किया, ठीक है, लेकिन उसका तरीकाकार होता है। मेरी नज़र में ये सुप्रीम कोर्ट के सुनने का केस नहीं था। अब फैजाबाद धरने की बात जी, मैं फैजाबाद धरना केस की बात कर रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं वो जो एक टॉप सिटी का कोई इशू आया था, जी, वो आज ऑर्डर आया, उसका ऑर्डर आया था। हम समझते हैं कि मुतालिका फोरम से रुजू करें, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबा चौड़ा सा ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस के 2 केसेस इस वक्त पेंडिंग है जिस पर रजिस्ट्रार ने ऑब्जेक्शन लगा दी है। एक अगवान रेफ्यूजीज का केस है और एक वो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का केस है। और हालांकि सैयद मंसूर अली शाह साहब कह चुके हैं कि जो रजिस्ट्रार के पास कोई पावर नहीं होती कि वो मेंटेनेबिलिटी डिसाइड करे, जजेस ने करना। और रजिस्ट्रार साहब ने या साहिबा बल्कि अब तो खातून है, उन्होंने उसके ऊपर एतराज लगा के वापस कर दी। वो 2 केस फिक्स होने चाहिए, वो इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं। जहां तक फैजाबाद धरने का केस है, मेरे ख्याल से वो आई थिंक इट वुड नॉट बी, वो हुकूमत अब किस हद तक जाती है, या तो वो मेरे ख्याल से खबरों की हद तक ही केस चला है, उसके बाद उस पे आगे हुकूमत सीरियस होगी तो वो चलाएगी। लेकिन ब्रॉडकास्ट की भी अभी मेरा ख्याल है काफी अरसे से नहीं हुआ ना। जी बिल्कुल नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए सुप्रीम कोर्ट के पब्लिक
वाटर्स के केसेस जाते हैं, ये रजिस्ट्रार साहब ने जो वो 2 केसेस पे ऑब्जेक्शन लगाया है, लेकिन साथ उस केस पे नहीं लगाया, वो सुना भी गया लेकिन उसको डिसमिस कर दिया, खबरें बनती रही 2 दिन, तो वो 2 केसेस भी मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा रजिस्ट्रार साहब को उसको भी देख लें। योर ऑनर नैयर साहब, नैयर साहब एक और बड़ी अहम बात, जब बात हो रही है अदालतों की, तो काजी फायज ईसा ऑनरेबल चीफ जस्टिस जिनका तस्करा किया अभी अबू ज़र ने, ये उनकी सुप्रीम कोर्ट है और उनसे पीटीआई की कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि वो अज़ खुद नोटिस लें जो सलूक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब के साथ किया जा रहा है। और कहा गया है उस एलामिया में कि वोट की हुर्मत पामाल की गई तो मज़ाहमत के सिवा कोई चारा ना होगा। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मज़ाहमत कर सकती है, कितनी कर सकती है नैयर साहब? नहीं, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, इनका कोई ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ इंतखाबी फ़िज़ा को ज़रा गर्म रखने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन आपको पता है उल्टे पड़ जाते हैं ना, पहले भी तो उल्टे ही पड़े। एक आपको पता है वर्सेस का लफ्ज इस्तेमाल किया गया सिर्फ, उसके बाद एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी। लेकिन अभी जो हालात ही हैं कि वो अभी तक पीटीआई को बिल्कुल इंतखाबी सरगर्मियाँ तो बड़ी दूर की बात है, किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं है। और इस पे आला अदलिया नोटिस ले सकती है, अज़ खुद नोटिस। पीटीआई को तो घरेलू सरगर्मियों की भी सख्त इजाजत नहीं उनकी है ताना साहब। नहीं, बिल्कुल नहीं। बेशुमार जगहों पे लोगों ने दरखास्तें दी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कि हमें एक क्लोज डोर मीटिंग करने की इजाज़त दे दी जाए, वर्कर्स मीटिंग की कन्वेंशन ताना साहब और बात लेकिन परमिशन नहीं मिली। और मतलब बाजार से सौदा सुलफ लेने जाते हैं तो पकड़े जाते हैं पोश हुए नहीं। और आज भी इतना भी ना एक दिलचस्प बात आपको बता दूं, राशिदा यास्मीन साहब अदालत में पेश हुई तो उन्होंने यही बात की कि मैं पंजाब की सदर हूँ, मुझे इंतखाबात में हिस्सा लेना है, मुझे मुहिम चलानी है। तो कहा गया कि आप जेल से भी हिस्सा ले सकती हैं। तो उन्होंने कहा मुझे कैंपेन को ऑर्गेनाइज करना है, पॉलिटिकल एक्टिविटी को जनरेट करना है, आप हमें जेल में रखे हुए हैं, तो जेल से हम कैसे इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और कैसे अपने इंतखाबात को ऑर्गेनाइज करेंगे। इसी तरह किसी भी लेवल पे अगर किसी सूबाई हल्का असेंबली के हल्का के उम्मीदवार ने भी दरख्वास्त दी है, मुमकिन उम्मीदवार ने, तो उसे अभी तक किसी ऐसा तरीके से इजलास की या कन्वेंशन की या इकट्ठे होने की, राइट ऑफ असेंबली की इजाज़त नहीं मिली इंतज़ामिया की तरफ से, जबकि दूसरी जितनी भी सियासी जमातें हैं जो रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ, उन सबको सियासी सरगर्मियों की इजाज़त है। पीटीआई ना तो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है कि ना इसे कालअदम करार दिया गया है, ना ये बैन की गई है, लेकिन इसे अमलन गैर मौसर या मफलूज कर दिया गया है। नैयर साहब मुझे एक बात बताएं, देखें कहते हैं कि जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। उस वक्त जब बहुत मुश्किल था हाकिम वक्त या उस वक्त के जो इख्तियार रखने वाले लोग थे, उनके खिलाफ काजी फायज ईसा साहब का फैसला आया था सामने और उसकी बहुत गूंज थी। अब वो चीफ जस्टिस हैं, जो मुतालबा पीटीआई की कोर कमेटी कर रही है, चीफ जस्टिस साहब सुनेंगे, उसको नोटिस लेंगे, उनको लेना चाहिए। नहीं, कोर कमेटी के मुतालबों के वो चीफ जस्टिस साहब नहीं है कि किसी अखबारी खबर पे नोटिस ले लें। चेयरमैन पीटीआई के बिहाफ पे बोल रहे हैं ना, उनको तो बात की इजाजत उस तरह से नहीं है। नहीं, मेरी एक बात सुन, इस बात का कभी इम्कान है कि शायद अगर सूबाई अदालतों आलिया के फैसलों के बावजूद या डायरेक्शन के बावजूद सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं मिलती, तो कोई एक मेन पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाए फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, एतजाज हसन साहब की जो जबरी गुमशुदगियों वाली दरखास्त है वो भी, उसको भी नहीं टेकअप किया गया, उस पर भी एतराज लग गया। रजिस्ट्रार साहिबा ने ऑब्जेक्शन लगाया ना उस पर। नहीं, उस पर जैसे पहले बताया बुज़र साहब ने, ये ऑब्जेक्शन लगाना मंसूर अली शाह साहब का जनाब जज साहब है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने बढ़ के किसी मुकदमे का काबिल पेश रफ्त होना या ना होना ये एक अदालती अमल है, तयन है और इसे अदालती साइड पर ही इसका तयन होना चाहिए। और रजिस्ट्रार ऑफिस को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि किसी पिटीशन को जो 184(3) के तहत है या किसी भी और तरह में उसे वही किल कर दे अपने ऑफिस में। ये मेंटेनेबिलिटी का जैसे कहते काबिल पेश रफ्त होना या ना होना, ये एक अदालती अमर है और अदालती तरीक़ेकार से ही इसका तयन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द ड्यू कोर्स। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या रजिस्ट्रार अपने तौर पे ये फैसला करता है या वो किसी जजिस को कंसल्ट करता है? उन्होंने बताया यही बात अभी उन्होंने की है कि ये तो अदालत का की स्वाबदीद है, उसको करना चाहिए। का ऑफिस जो क्या ये अपने ओन पे ये कहना चाह रहे हैं, अपने ओन पे रजिस्ट्रार ये क्या अपना माइंड होता है कि वो एतराज लगाए? बज़ाहिर यही नज़र आता है, तभी तो अगर कोई कहता है तो फिर ऑब्जेक्शन को लगा दिया जाता है कोर्ट में,
अगर ऑब्जेक्शन लगा के कोई पिटीशन रिटर्न की जाती है। ठीक है। लेकिन जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का फैसला बिल्कुल इंसाफ और आइन के करीब है, बल्कि उसके मुताबिक है कि मेंटेनेबिलिटी का फैसला अहम पिटीशंस का अदालती सतह पर ही किया जाए तो बेहतर है, ना कि इंतजामी सतह पर। रजिस्ट्रार की जो सतह है वो इंतजामी सतह है और सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहब की जो सतह है वो अदालती सतह है। इसमें ये है कि रजिस्ट्रार को अदालत ने अभी लेटेस्ट जो फैसला शाह साहब ने किया है, जस्टिस शाह साहब ने, उन्होंने इसमें ये कहा है कि जो रजिस्ट्रार का काम है उसका ये है कि ये चेक करे कि ये कागज़ पूरे लगाए हुए हैं नहीं लगाए हुए हैं, जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं। लेकिन क्या ये मेंटेनेबल है कानूनी तौर पे, नहीं, ये उसने डिसाइड नहीं करना, वो जुडिशियल साइड पे डिसाइड होना। लेकिन फिर भी रजिस्ट्रार साहब ने जो है जजीला असलम साहिबा हैं जो रजिस्ट्रार हैं, और थी जैसे चीफ जस्टिस साहब ने संभाले थे सुप्रीम कोर्ट के इंतजाम। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करने की बात हमारे शो में हुई, तो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो एक्टिवली पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं वो है मुस्लिम लीग नून और उनके कायद नवाज शरीफ साहब, जो कि अब मिशन बलूचिस्तान पे, हर तरफ हेडलाइन यही है मिशन बलूचिस्तान पे वहाँ पहुँच चुके हैं। ये 2 रोज़ा दौरा है और उनके हमरा मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत भी है और वहाँ मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। बाछें खिली हुई सभी देख रहे हैं। इस पर एक पेशगोई है फैसल वावडा साहब की। दूसरी तरफ मोहम्मद अली दुरानी साहब एक नया फार्मूला नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का लेकर आए हैं, वो एक कौमी हुकूमत, और इसके बाद ये नई टैगलाइन है। राना साहब, आपने सुना फैसल वावडा साहब को भी, और आप मुस्लिम लीग नून की एक्टिविटी भी देख रहे हैं। उनका मौलाना से रब्ता भी हो गया, काफ़ी देर से मुंतजर थे इसके, यानी सिंध के बाद बलूचिस्तान एंड देन KP, तो वही होने जा रहा है जो फैसल वावडा साहब फरमा रहे हैं। जहाँ तक टेन्योर की बात है तो वो तो बात मुझे समझ आती है फैसल वाडा साहब की, क्योंकि फैसल वाडा साहब की इतनी बात तक तो मैं बिल्कुल बात समझ रहा हूँ और मुझे उससे किसी हद तक इत्तेफाक भी है, क्योंकि वो टेन्योर पूरा होता हुआ मुश्किल हो जाएगा बहुत। और वैसे भी मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने ही, आसिफ जरदारी साहब ने ही, यानी कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ही 5 साल पूरे किए थे, उसमें भी कई प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है असेंबली का, तो यस, हो सकता है असेंबली जो है वो अपना टेन्योर पूरा करे, लेकिन जहाँ तक ऑफिस का ताल्लुक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस का ताल्लुक है, वहाँ पे चेंजेस आती हुई नज़र आती हैं। और फैसल वाडा थोड़ा सा उसको खींच के है उस सारे टेन्योर को। मेरे ख्याल में उससे पहले ही कुछ ना कोई गड़बड़ हो सकती है, और क्योंकि इश्यूज खड़े हो जाएंगे। क्योंकि मसला ये है आयशा जी कि यहाँ पे इकोनॉमी को फिक्स करने के लिए ना किसी के पास कोई प्लान नहीं है, किसी भी पार्टी के पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और जब इकोनॉमी को आप प्रॉपरली फिक्स नहीं कर सकेंगे तो यहाँ पे जो होगी ना टेंशन जो है विद इन द मासेस, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो उसको कहाँ तक आप करेंगे, सबसाइड करेंगे, कहाँ तक उसको कंट्रोल करेंगे, तो वो एक इशू बनेगा। तो उस इशू को हैंडल करने के लिए या तो किसी के पास कोई बहुत अच्छा प्लान हो कि जी इकोनॉमी ऐसे फिक्स हो जाएगी, इस तरह यूटिलिटी बिल्स जनाब नीचे गिर जाएंगे, इस तरह आवाम को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, वो मुझे नहीं नजर आता, वो किसी के पास नहीं है। हाँ, एक प्लान है जो चल रहा है पिंडी वालों के पास, जो है SIFC का, अगर वो इन ट्रू स्पिरिट वाकई ही मनोमन अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अदर देन दैट तो वो मुझे कोई किसी के पास कोई प्लान नजर नहीं आता। सो इसलिए उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरा एनालिसिस ये होगा कि जनाब फैसल वाडा साहब जो है वो तो 2-2.5 साल की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उससे पहले ही कुछ ना कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ये वाला फार्मूला ना जो राना साहब बात कर रहे हैं ना, हाँ राना साहब जो बात कर रहे हैं ना, उसमें वजन इसलिए है कि ये 2018 में ये मंजर हम देख चुके हैं, इलेक्टेबल्स का भी, फिर इत्तेहादियों का भी, ये दानत सब। बट एक खतरा ये भी है मुस्लिम लीग नून को अंदर से, वो कहता है 4 को अंदर से कीड़ा लगता है। वो एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें कहा गया है कि पंजाब में धड़ेबंदी की जो सरबराही है वो सरपरस्ती हमजा शहबाज कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी लाहौर के हवाले से नून लीग को मशवरा दिया है कि उधर ज़्यादा ध्यान दें। क्या है ये मामला? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है उसकी तो ख्वाहिश है कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, और नवाज शरीफ जो हैं वो समझते हैं कि मेरा हक़ है। अगर पीपल्स पार्टी जो है वो कोई 60 सीटें जीत लेती है और 10-20 सीट, 2 लोगों का किरदार बड़ा अहम होगा, एक कराची से MQM का और दूसरे बलूचिस्तान के लेजिस्लेटर्स का, MNAs का, जो 14 सीटें बलूचिस्तान की हैं
और कराची की कोई 23 हैं। तो ये जो सीटें हैं इनको मिलाकर ही कोई पार्टी कोलिशन हुकूमत बना सकती है अगर स्प्लिट मैंडेट आया, जिसका इम्कान बहुत ज़्यादा है। तो अगर जरदारी साहब जो हैं वो इनको साथ मिला लें, MQM को और बलूचिस्तान को, तो उनकी राह हमवार हो सकती है, प्रोवाइडेड के PTI भी उनको सपोर्ट करे। अगर कोई ऐसा इम्कान पैदा हो सकता है कि PTI और पीपल्स पार्टी इलेक्शन के बाद कोई इत्तेहाद कर लें, क्योंकि PTI को ज़्यादा मसला जो है नून लीग से है, पीपल्स पार्टी से इतना नहीं है, उनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नून लीग से है। इस इम्कान को रोकने के लिए नवाज शरीफ साहब अभी से पेशबंदी कर रहे हैं। उन्होंने MQM से भी मामला सेट किए हैं, बलूचिस्तान भी जाकर तो बैठ गए केपी में भी आपको लगता है नेक्स्ट इत्तेहाद बनने जा रहा है मौलाना सिर्फ वो जो भी बने, KP जो है वो PTI से लेना बहुत मुश्किल होगा। अगर ये वहां पर धांधली या झुर्लू फेर के कुछ करना चाहेंगे तो उसका शदीद रद्द-ए-अमल होगा, मुल्क डिस्टेबलाइज होगा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की रियासत इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि कोई ऐसा बड़ा जो है सिंध में फैले तो उससे फेरा जाए जिससे पीपल्स पार्टी जो है वो एलिनेट हो, या KP जो है वहाँ पर ये सिचुएशन पैदा हो। जो असल अहमियत है वो इस बात की है कि पंजाब में क्या रिजल्ट होता है। अगर पंजाब में नून लीग जो है 80 से 100 सीटें ले लेती है तो फिर वो MQM और बलूचिस्तान के लोग मिलाकर तकरीबन इन्हें चाहिए 134 सीटें, वज़ीर आज़म बनने के लिए 134 सीटें चाहिए। इस वक्त इस पोजीशन में नून लीग नहीं है कि 134 सीटें पंजाब से जीत सके, और पंजाब के अलावा उसकी कहीं इस वक्त पोजीशन 80 सीटें लेने की पोजीशन चले, ये तो ऐसी गिनती है, ऐसा हिसाब किताब है, ऐसे लिख के पेपर पे लगा सकते हैं। लेकिन मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो नया फार्मूला पेश किया और उसमें फिर जो बाकी मशवरे दिए हैं उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और फिर ये सोचना कि दिल के बहलने को गालिब, ये सारे ख्याल बहुत अच्छे हैं। अगले प्रांत तक के लिए इजाज़त दें।